हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है विदाई संभाषण। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं, राइटर, उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। तो आज हम इस पाठ के इस वीडियो में प्रश्नोत्तर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि हमारे देश के पशु पक्षी या फिर मनुष्य जिनके साथ भी रहते हैं, उन संगी साथियों के साथ गहरा अपनत्व भाव रखते हैं। देखिए कि हमारे देश के चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, जिनके भी साथ रहते हैं, वो उनके प्रति कैसा भाव रखते हैं? अपनेपन का, अपनत्व का, प्रेम का भाव रखते हैं। यह अलग बात है कि साथ साथ रहने पर भी आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर भी उनका अपनापन अटूट ही रहता है। अटूट मतलब कभी न टूटने वाला बंधन, जो समय आने पर टूटता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए बिछड़ने के समय उन्हें दुख का एहसास होता है। अगला प्रश्न, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, यहाँ लॉर्ड कर्जन की भंग विभाजन यहाँ कहा जा रहा है बंगाल विभाजन को, विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी तानाशाही नीति के आधार पर बंगाल विभाजन की योजना बनाई थी और बंगाल विभाजन कर भी दिया था। तो ये किसकी थी? लॉर्ड कर्जन की, जो अपनी वो तानाशाही नीति चलाते थे, हमेशा जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तीसरा प्रश्न, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन ने एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना चाहा। जो लॉर्ड कर्जन थे, उनकी क्या इच्छा थी कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे अफसर पद पर नियुक्त कर दूँ, लेकिन उनकी सिफारिश को सरकार ने क्या कर दिया? अनसुना कर दिया, नहीं माना। इससे वो दुखी हो गए और दुखी होकर उन्होंने क्या किया? इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी। उन्होंने खुद भी इस्तीफ़ा दे दिया और उनका जो इस्तीफ़ा था वो स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन को उसकी स्थिति से परिचित करवाते हुए कहा है कि एक समय था जब लॉर्ड कर्जन को भारत में अत्यधिक मान सम्मान मिला था। दिल्ली दरबार में उसकी कुर्सी कैसी थी? सोने की थी। उसका हाथी सबसे ऊंचा और जुलूस में सबसे आगे चलता था। तब सब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि कहाँ तो लॉर्ड कर्जन को इतनी ज़्यादा जो है ख्याति, मान सम्मान मिला, सोने की कुर्सी थी, सब उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। तो कहने का मतलब ये, बहुत ज़्यादा मान सम्मान उनको मिला था, लेकिन कहाँ तो उनकी इतनी ऊंची शान आन बान थी और कहाँ उसकी ऐसी हालत हो गई कि एक अफसर भी उसकी सिफारिश पर नहीं रखा गया। वो चाहते थे कि किसी अफसर को किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना, पर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। उल्टा उसे अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसे तुरंत क्या कर लिया गया? स्वीकार भी कर लिया गया। लेखक के कहने का यहाँ पर आशय यह है कि जो घमंड में चूर व्यक्ति होता है, उसका यही हाल होता है, बुरा समय आने पर यही दुर्गति होती है, जो कि किसकी हुई? लॉर्ड कर्जन की हुई। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है? यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, यहाँ ईश्वर को तीसरी शक्ति कहा गया है, जो सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है। संसार के समस्त कार्य ईश्वर की
इच्छा के अनुसार ही क्या होते हैं, संचालित होते हैं। पाठ के आसपास, इसमें पहला प्रश्न, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? तो इसका उत्तर है, बाल मुकुंद गुप्त एक लोकप्रिय एवं गंभीर पत्रकार थे। उन्होंने अपनी कृति शिव शंभू के चिट्ठे में शिव शंभू नामक पात्र को प्रयुक्त किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त यह एक काल्पनिक पात्र है। यह पात्र हमेशा ही भांग के नशे में मस्त रहता है और सभी के समक्ष खरी खरी बातें कहता है, मतलब मुंह पर बोल देता है जो भी जैसा भी होता है, चाहे खिलाफ ही क्यों ना हो। यह पात्र अपने समय के अंग्रेजी शासन की पोल खोलने में भी पीछे नहीं रहता है। सेकंड, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, नादिर शाह ईरान का तानाशाह शासक था। वह अपने तानाशाही शासन के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से जाना जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जाके प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम को क्या किया था? रोक दिया था। तीसरा प्रश्न, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर है, शासन से अभिप्राय है कि किसी सरकार या व्यक्ति विशेष द्वारा प्रांत या देश का व्यवस्था के साथ संचालन करना। देखिए, शासन का मतलब क्या होता है कि किसी सरकार के द्वारा या व्यक्ति विशेष द्वारा प्रांत का या फिर देश का व्यवस्था के अनुरूप ही क्या करना? संचालन करना। यह सुव्यवस्था या प्रबंध जनहित, इसमें मतलब यह सुव्यवस्था संचालन अगर किया जा रहा है तो जनहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि जिसमें जनता की भलाई निहित हो और उसकी इच्छाओं को, जनता की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको सर्वोपरि मानकर किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शासन को चलाने वाला कोई भी शासक जनता का ही प्रतिनिधि होता है। यदि शासक अपनी इच्छा अनुसार अपने शासन संचालन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसमें भी किसकी सहमति जरूरी होती है? जनता की। यदि जो शासक है वो खुद की इच्छा से अगर शासन संचालन में कोई भी चेंज करना चाहता है, कोई भी परिवर्तन करना चाहता है, तो उसमें भी उसको क्या करना चाहिए? जनता की सहमति लेनी चाहिए। इस आधार पर ये कहा गया है कि आंख मूंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन नहीं है। जैसा कि लॉर्ड कर्जन करते थे अपनी तानाशाही नीति के आधार पर कि अपनी ही मनमानी चलाते थे, जनता की बिल्कुल नहीं सुनते थे, जबकि इसका नाम शासन नहीं होता कि कुछ भी मनचाहा फैसला जनता पर थोप दिया, इसका नाम शासन नहीं है। यह तो क्या है? लॉर्ड कर्जन की शासन संचालन की तानाशाही मानसिकता ही थी। आगे गौर करने की बात, इसमें पहला प्रश्न है, इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। तो इसका उत्तर है, इसमें गौर करने की बात यह है कि हमारे देश में बहुत से विदेशी शासक आए और चले गए। इस तरह आना और जाना एक परंपरा बन चुकी है। इस परंपरा में लॉर्ड कर्जन का जाना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन लॉर्ड कर्जन के जाने में दुख का कारण केवल एक ही है कि उसने अपने शासनकाल में प्रजा के हित को नकारा। प्रजा मतलब जनता, जनता की उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, ना ही उनकी अच्छाई देखी, ना ही भलाई देखी, उनके हित को भी नहीं देखा, उनके हित को क्या कर दिया? नकार दिया और अपनी मनमानी के आधार पर ही शासन का संचालन किया। अंत में क्या हुआ? उन्हें भुगतना ही पड़ा। इसलिए जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है, कहने का आशय यह है। अगला,
यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की जनता को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। इसका उत्तर है, इसमें गौर करने की बात यह है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा भंग विभाजन करवाने के बाद लेखक ने उपयुक्त पंक्तियाँ कही कि यहाँ की 8 करोड़ जनता ने आपसे भंग विभाजन न करवाने का अनुरोध किया। कि लॉर्ड कर्जन से जनता ने क्या बोला था कि बंगाल विभाजन मत करवाओ, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपना ही शासन चलाया, अपनी ही मनमानी चलाई और क्या करवा दिया, भंग विभाजन करवा दिया। लेकिन आपने अपनी जिद के आगे उनकी एक न सुनी और बंगाल विभाजन करवा कर ही माने। आपकी जिद का परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुसलमान के बीच क्या पड़ गई, दरार पड़ गई और जनता क्या हुई, पीड़ित हुई। जब वह एक फौजी अफसर को मनचाहे पद पर नियुक्त नहीं दिलवा पाए तब उसे कितना दुख हुआ। जब लॉर्ड कर्जन जो है अपने मनचाहे व्यक्ति को पद पर नियुक्त नहीं करवा पाए तब उनको दुख हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि दुख क्या होता है। इस आधार पर लॉर्ड कर्जन को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। इसमें गौर करने की बात यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लॉर्ड कर्जन ने जनता को सताया, अपना ही मनमाना शासन चलाया, अंत में उन्हें भी भुगतना पड़ा और जो है इस्तीफ़ा भी देना पड़ा और अपनी मर्जी से वो व्यक्ति को नियुक्त भी नहीं कर पाए। इसलिए कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। आगे है भाषा की बात में पहला प्रश्न, वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है यहाँ से विदा हो जाएं। सेकंड क्वेश्चन, पाठ में कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिसमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। देखिए ये जो 4 वाक्य है इसमें विशिष्ट प्रयोग हुआ है भाषा का, इनको हमें क्या लिखना है, सामान्य हिंदी में लिखना है। आपको खुद पता चल जाएगा पढ़ने में ही। देखिए पहले हम पहले वाले वाक्य पढ़ते हैं, फिर हम सामान्य हिंदी के पढ़ेंगे। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा। आप किसको आए थे और क्या करके चले? उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा। देखिए ये पढ़ने में अजीब ही लग रहे होंगे क्योंकि ये सामान्य हिंदी में नहीं है। पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। अब हम सामान्य हिंदी में इनको बदलेंगे। तो पहला वाक्य है, पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक आए उन्हें अंत में जाना पड़ा। अगला, आप किस लिए आए थे और क्या करके चले? अगला, उनके रखने से एक आदमी नौकर न रखा गया। और फोर्थ है, पर आशीर्वाद देता हूँ कि तुम फिर से उन्नति करो और अपने प्राचीन गौरव व यश को फिर से प्राप्त करो। तो यह है सामान्य हिंदी के वाक्य। तो ये थी आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 4 की। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।